नमस्कार। आज एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित हृदय नारायण झा जी। पंडित हृदय नारायण झा जी धर्म के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। धर्म, अध्यात्म, साहित्य, शिक्षा, इन सब विषयों पे लगातार इनका कार्य चल रहा है और अपने चैनल पे भी कई बार कई मुद्दों पे उपस्थित रहे हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं जो कि बिहार के प्रत्येक लोगों को जानने की आवश्यकता है। एक ऐसा मुद्दा जिसमें संलिप्त है राजनेता और संलिप्त है धर्म में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग। आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार वैसे लोगों पे मेहरबान है जिसमें साउथ पे कई केसेस चल रहे। हम स्वागत करते हैं पंडित हृदय झा जी का। स्वागत है। नमस्कार। मैं अपने दिव्य रश्मि के दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। ये बिहार में अचानक श्मशान घाटों को गवर्नमेंट पैसा लगाकर बढ़ाती है और एक वैसे फाउंडेशन को दे देती है जिसका काम अंधविश्वास फैलाना और तंत्र क्रिया करना है। क्या ये कितना उचित है सनातन धर्म के लिए? देखिए, ये तो बिहार जो है वो ऐसे योग और अध्यात्म के गुरु के रूप में उनकी एक पहचान है आज विश्व स्तर पर। लेकिन बिहार में भी उनकी वो पहचान होगी ये जरूरी नहीं है। बिहार की मान्यता में वो कितना टिकने वाले हैं ये तो जब बिहार के किसी ऐसे साधक से उनको सामना होगा, उस पर बहस करेंगे, तभी वो समझा जा सकेगा कि ये कितने सक्षम हैं। बिहार में वैसे किसी भी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति को न योगी माना गया है, न संत माना गया है, न धर्मिष्ठ माना गया है। क्योंकि जब ही आप व्यापार में गए तो आपका रास्ता अलग हो गया, इसका रास्ता अलग है। ये रास्ता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का रास्ता। तो इसमें आज तो हम उससे भी ज्यादा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतना खर्च करके बनाई और ईसा फाउंडेशन को कैसे दे दी। अभी आज एक और समाचार आया है, वो हिलाने वाला समाचार है बिहार के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि शंकराचार्य की भाषा में कहिए तो अशिक्षा, अज्ञानता और जागरूकता का ये प्रमाण दे रही है सरकार, या जिसने वो निर्णय लिया है कि 1 रुपये के टोकन किराया पर में 99 वर्षों के लिए 15 एकड़ जमीन तारापुर में ईसा फाउंडेशन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो अब तारापुर को वो वैश्विक आध्यात्मिक पहचान दिलाएंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर बिहार सरकार चाह क्या रही है, जो मुगलों ने नहीं किया, जो ब्रिटिश ने नहीं किया, जो किसी भी आतताई के बस में हिम्मत नहीं उसकी पटी कि बिहार की वैसी हमारी ज्ञान संपदा की परंपरा पर में पानी फेर करके हम किसी को खड़ा कर दें, उसको कह दें कि हमारे बिहार का विश्व विरासत ये कायम करेगा। तो ये तो हमको लगता है कि ये भ्रमित मानसिकता का परिचायक है। वो 15 एकड़ जमीन देना और यह कहना ऊपर से कि तारापुर वैश्विक आध्यात्मिक पहचान बनेगी तारापुर की। तारापीठ तो ऐसे भी आज से नहीं, सदियों से नहीं, तारापुर उनका क्षेत्र रहा है, क्षेत्र है, अपना उनका क्षेत्र है। लेकिन क्या हमारे मुख्यमंत्री, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री के पास है कि जो आपके यहाँ जो पहले से जो विरासत, आध्यात्मिक वैश्विक पहचान जो आपकी रही है, आज भी आप उस वैश्विक पहचान को प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं विश्व में, उसको मिटाने की क्यों व्यवस्था की गई है आपके सरकार में? ले लीजिए, पहली ज्ञान पद्धति बिहार ने दिया। बिहार से दिया किसने? योगी याज्ञवल्क्य ने।
आप भी राजा हैं, आपके भी मंत्री हैं। उस समय में राजा जनक के राजपुरोहित थे, मंत्री थे। आप समझ सकते हैं कि वो कमजोर थे, इसीलिए उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप होशियार हैं, उसको इसीलिए आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये आपकी समझ है, इस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। ज्ञान परंपरा, ज्ञान पद्धति सबसे पहली जिसको नॉलेज सिस्टम कहते हैं, नॉलेज सिस्टम ग्लोबल कम्युनिटी को याज्ञवल्क्य ने दिया ब्रह्म ज्ञान के रूप में, जो ब्रह्म ज्ञान योग था वस्तुतः। चलिए दूसरी चीज लीजिए, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण सहित त्रेता युग में जो क्रिया योग की शिक्षा दी, आज भी सभी जनमानस के लिए सुनने योग, जीवन में उतारने योग्य है। दूसरी बात, महर्षि कपिल ने सांख्य योग दिया। प्रकृति पुरुष के वैज्ञानिक विश्लेषण का जो आधार उन्होंने विश्व समुदाय को दिया, वो इसी धरती पर दिया, वो एक परंपरा है। गौतम ऋषि ने सबसे पहले न्याय दर्शन दिया दुनिया को, वह भी विरासत यहीं पर में है। महर्षि पतंजलि एक ऐसे विभूति हुए जिनके बारे में कहा जाता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतुम प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्रांजलि तस्मी। वे योग के भी दर्शन दिए दुनिया के विश्व समुदाय को, और वैद्यक शास्त्र के भी दर्शन दिए पूरे दुनिया को, उनकी विरासत है। इसके बाद चलिए घेरन ऋषि की विरासत है, बुद्ध की विरासत। बेनु बन, यही राजगीर के बेनु बन से दुनिया में धम्म का प्रचार हुआ, और सबसे पहला विश्व धम्म सम्मेलन यहीं पर में हुआ था राजगीर में। क्या यह सब नहीं मालूम है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को? और यदि मालूम है तो कौन सी ऐसी बात आ गई कि हम अपने ऐसे सारे वैश्विक विरासत को मटिया मेट करके हम किसी को खड़ा कर दे विश्व गुरु के रूप में? ये कहां का न्याय है? स्थिति अभी यह है। तो इससे स्पष्ट होता है ना कि मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है, मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है जी, और जैसा राजा होगा वैसा ही उसके चाटुकार बनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनको पहले ये आना चाहिए कि देखिए, एक से पहले हमारे पूर्वज कौन किए होंगे गलती, से हम नहीं मानते हैं। एक गलती पहले भी हुई, मुंगेर में बहुत बड़ा भूखंड दे दिया गया सत्यानंद योगाश्रम को। कोई बताए मुझे कि सत्यानंद योगाश्रम ने बिहार के विश्व गुरुओं की योग परंपरा के लिए क्या किया? कोई बता दे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल बनाया, दुनिया के देशों में ब्रांच खोली। कभी उन्होंने चर्चा भी किया कि बिहार में जो बिहार इज द लैंड ऑफ योगा, मास्टर माइंड ऑफ योगा, कभी उन्होंने कहा? न याज्ञवल्क्य की परंपरा को फॉलो किया, न पतंजलि के परंपरा को फॉलो किया, न घेरंड के परंपरा को फॉलो किया। अपनी परंपरा चलाई, अपनी पुस्तक लिखी, अपना प्रचार किया, अपनी संस्थाएं खोली, अपना सिद्धांत दिया, और तो और छोड़िए, बाद में आकर के योग विश्वविद्यालय भी बना। योग विश्वविद्यालय जिस राज्य में होगा उसमें जितने मन उतने मतांतर। कोई पीजी डिप्लोमा नहीं योगा साइंस चला रहा है, वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। कोई पीजी डिप्लोमा योगा में दे रहा है, वो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। कोई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अपने ढंग से उन्मुक्त होकर के योग का डिग्री दे रहा है। उनका विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ कितना संस्था है, और उसका सिलेबस बिहार और बिहार से बाहर बिहार का कौन सा नाम रोशन कर रहा है? तो एक तो हमारे पूर्वजों ने जो गलती की सो की। अब ये दूसरी गलती होने जा रही है कि जिस शख्स का पूरे दुनिया में केंद्र है, जो शख्स करोड़ों अरबोंपति है, जिसकी कभी साधना साधना व्यवहार अनुभव से संबंधित किसी प्रकार का कोई वैश्विक मॉडल सामने नहीं आया है, उसको आप विश्व गुरु बना करके 15 बीघा जमीन दे दिए। क्यों दिए, कैसे दे दिए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार का ही संतान कोई आज शासन सत्ता में है, तो अपने जो हमारे बिहार के ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष हुए, विश्व गुरु हुए, उनकी परंपरा से संबंधित जो संस्थाएं यहाँ हैं, उन संस्थाओं को बेरहमी से कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, और किसी को खड़ा कर दे रहे हैं कि ये विश्व पहचान दिलाएंगे, ये विश्व गुरु बनेंगे, ये हमको आध्यात्मिक पहचान दिलाएंगे। है क्यों? जो ऐसा सरकार यदि इतनी किसी को इतना विद्वान और इतना गुणी मानती है, तो उसका एक व्यवस्था करे पटना के राजधानी, बिहार के राजधानी में,
बुलाए उनको और बताए कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसके साधना, साधन, व्यवहार और अनुभव की, और वो किस आधार पर बिहार में अध्यात्म को वैश्विक पहचान दिलाएगा, और बिहार में कौन सी आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है जो वो देगा। यदि उसको ज्ञान की कमी है तो यहां से ले जाएगा, लेकिन ये तो पहले हो जाए कि आध्यात्मिक ज्ञान चेतना की कमी क्या हमने है जो वो देने आ रहे हैं, या उनमें है कि हमसे लेने की अपेक्षा उनको है। ऐसे जो हमारे बिहार में बचे हुए जो साधक, ज्ञानी, गुणी हैं, उनसे तो पहले साक्षात्कार हो उसी सा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव जी को, तब तो पता चले कि वो क्या देने आ रहे हैं। क्या सीएम को ये पता नहीं है कि उस व्यक्ति पे कई केसेस पेंडिंग है? हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति को इतना महिमा मंडन क्यों? आखिर बिहार में ऐसी क्या बात है कि 1 रुपए में बाहर के लोगों को जमीन दे दी जाती है? अपने यहाँ जो जीवन, पूरा जीवन आहुति कर दिया, ना उससे आप बात करेंगे, ना उनकी बात को सुनेंगे, ना उनके ज्ञान को महत्व देंगे, ना उनके साधना को महत्व देंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने भी अपने फाउंडेशन से योग विद्यालय के लिए पटना में जमीन मांगी थी, बताइए। हाँ, हमें नहीं मिली। हाँ, नहीं, अभी भी है, भूमि एवं राजस्व विभाग का दिया हुआ आपके ध्यान में, आप यदि मांगे थे तो मैं आपके ध्यान में देता हूं। वो जमीन ऑलरेडी यहाँ आवंटित है पटना में। कहां पर आवंटित है? वुमेन्स कॉलेज के ठीक पीछे देखे होंगे कि योग विद्या संवर्धक मंडल है जी। और योग विद्या संवर्धक मंडल वस्तुतः जब राम जयपाल सिंह यादव यहाँ के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने स्वामी वेदानंद जी जो इसी मुंगेर योग विद्यालय के थे, मने से दीक्षित थे स्वामी जी के प्रयास से वो भूखंड जो इंजीनियर्स एसोसिएशन के बगल में है, वो इंजीनियर्स एसोसिएशन के बगल वाला वो प्लॉट, पूरा प्लॉट योग विद्या संवर्धक मंडल के नाम से बिहार सरकार द्वारा दिया गया, वेदानंद सरस्वती को दिया गया। उसके उद्घाटन में मैं गया था। मैं योग पर, वेदानंद सरस्वती जी के कहने पर मैं योग पर एक कविता लिख के ले गया था, वहां गाया मैंने उसको उद्घाटन समारोह में, मुझे इतना भी मालूम है। लेकिन आज वह योग बिना, वहां योग विद्या हुई, वहां पर मैं एक प्रोफेसर थे पटना विश्वविद्यालय के, डॉक्टर प्रभाकर पाठक, वो उनके सानिध्य में रहते थे, उन्हीं के साथ रहते थे वेदानंद जी। और पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ ना, वेदानंद जी यहाँ से चले गए, उसके बाद प्रभाकर पाठक देखते रहे। अभी प्रभाकर भट्ट भी लगता है, अब है कि नहीं है पता नहीं। अब स्थिति उसकी जो है वो अभी भी वैसे ही है, न वहाँ योग की शिक्षा हुई, न योग विद्या का संवर्धन हुआ, लेकिन वो प्लॉट योग के नाम से आवंटित है, ये मुझे मालूम है। नहीं, लेकिन वेद विद्यालय के लिए, योग विद्यालय के लिए हमने फ्रेश प्रपोजल डाला, तो मुझे नहीं दिया गया, जबकि 1 रुपए में यहाँ जग्गी वासुदेव और अडानी जैसे लोगों को जमीन अलॉट हो जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है अपना स्वार्थ। कोई न कोई स्वार्थ तो है, कोई न कोई स्वार्थ अवश्य होगा। यदि जो स्वार्थ नहीं होगा तो हम लोग राजा कहते हैं, अपना राजा अपना देश सबको प्रिय होता है। क्या इन राजा को अपना देश प्यारा नहीं है? जरूर प्यारा होगा, लेकिन राजनीति के बस में या दल के बस में या कोई और ऐसी उनकी समस्या होगी जिसके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है जो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है, ना लग रहा है, न उचित साबित होगा। ये भी आप मान लीजिए, जैसे विश्व की अनेक संस्था उनकी है, एक संस्था ऐसी भी है, यहाँ भी हो जाएगी उनकी विश्व की संस्था। तो इस संस्था पे कंट्रोवर्सी लगातार हो रहा है। कई केसेस मद्रास में पेंडिंग है, बिल्कुल। यहाँ तक कि इनकी पत्नी की मृत्यु पे भी कई तरह का विवाद है। उसके बावजूद क्या सरकार को जानकारी नहीं, जूता पहन के शिव भक्ति में डांस करते हैं। शिवरात्रि में कभी इनका विश्व में सबसे आकर्षक प्रोग्राम करते हैं, शिवरात्रि में अपने शिव बन जाते हैं, तांडव करते हैं। कभी इनके मुंह से निकला यमेन नियमेन व मन्ये भक्ति स्वयं स्थिरासन समायुक्तो महेश्वर पदान्विता, कभी इनके मुंह से नहीं निकला। कभी इन्होंने बताया नहीं कि शिव साधना क्या होती है, कभी नहीं बताया इन्होंने। जहां पर में शिव जी दामाद हैं, पार्वती बेटी मानी जा रही हैं, उस राज्य में एक से एक दिग्गज साधक हुए जो साक्षात शिव स्वरूप माने गए,
यही पटना में हुए थे। आपको ये जो संत पशुपतिनाथ बाबा महाराज, एक बार भंडारे में उनके यहाँ घी की कमी हो गई, तो कह जाओ गंगा जी से पानी ले आओ। पानी ले आया, पानी घी बन गया, सैकड़ों आदमी खाना खा के चला गया। यहाँ तो एक से एक ऐसे संत हुए जो लिया कुछ नहीं दुनिया से, लेकिन दे के बहुत कुछ गया। आप पूरा का पूरा बिहार में जो भी ज्ञानी गुणी विरासत बिहार के सभ्यता संस्कृति को खड़ा करने वाले हैं, उनको मिटाओ और मंच पर जाओ तो बिहार का गुणगान करो, पुरखों का गुणगान करो, विरासतों का गुणगान करो और स्वयं को सच्चा सपूत बनाओ कि हम ही बिहार के रखवाले हैं। लेकिन जितना तुम खत्म कर सकते हो उसको मटिया मेट कर दो। ये कहां से संस्कृति आई बिहार की राजनीति में, समझ से परे है। जिस राज्य में देश रत्न जैसे महापुरुष हुए राजनीति में, जो राष्ट्रपति का पद छोड़ के आए तो झोपड़ी में जाके रहे, या आपको विद्यापीठ में जाकर के। आज विश्वास नहीं होता है कि वही बिहार है। ये नहीं तो आपको एक चीज आप देखिए, जब से वर्तमान केंद्र सरकार सत्ता में आई है तब से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो सनातन धर्म का हो रहा है। बिल्कुल, सनातन धर्म का ही नहीं, सनातन धर्म के साथ जो भी ज्ञानी गुणी विचारक और अपनी विरासत के प्रति उदार, अपने संस्कार के प्रति उदार, अपनी विद्या के प्रति उदार, उनका पता चलता है तो उनको बेमौत मारने के लिए सब कुछ सरकार कर रही है। एक उदाहरण मैं भी हूं। मैं 2020 में संस्कृत एकेडमी से रिटायर किया। राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का एक झलक मैंने दिखाया कि देखो ये मैं कर सकता हूं। परिणाम क्या हुआ? मुझे जान से मारने का समझिए। ये चीज उचित है कि अनुचित है, तुम बोल दो हमारा हक है कि नहीं है। हक नहीं है तो कब तक निर्णय होगा? है तो क्यों नहीं हो रहा है? 6 साल से मुझे न सेवांत लाभ मिला, न पेंशन मिला, न बैंक वेतन का कोई निर्णय हुआ है जो बकाया है, और मुझको मैंने तड़पा रहा है। किसी पर किसी प्रकार के ज्ञान गुण धर्म साधना संस्कार को सुनने का न फुर्सत है, न भीतर में दया धर्म का लेश बचा है। अब ये कितना दिन ऐसा राज्य चलेगा ये हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं तो अभी भी साधना में हूँ। जब तक नीतीश जी यहाँ सत्ता में थे तब इस प्रकार की चीजें नहीं हुई। ये अचानक से सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही इस प्रकार का चीज कैसे शुरू हो गया? नहीं, नीतीश जी के समय में ही शुरू हो गया ये सब चीज। नीतीश जी के आखिरी नीतीश जी ने कुछ ऐसे सपने देखे जो आज यदि वो पूरा हुआ रहता तो ये नौबत नहीं आती जो हम विरासत की बात आलोचना कर रहे हैं। नीतीश जी का ऐतिहासिक फैसला लिया नीतीश जी ने 2011 में, जब हम लोग एकेडमी में काम कर रहे थे, के पाठक थे, एक छत के नीचे 6 एकेडमी को लाया गया और 10 करोड़ रुपया उन्होंने अतिरिक्त अनुदान से स्वीकृत करके दिया विभाग को कि 1.5 करोड़ सभी एकेडमी को दो और अच्छी व्यवस्था में इसको चलाओ। आज यदि वो अच्छी व्यवस्था में चली रहती राकेश बाबू, तो आज भारत का ये मॉडल इंस्टीट्यूशन होता, यहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बिहार में, जहाँ एक छत के नीचे 10 भाषाओं का शिक्षा संस्कार संस्कृति सब दिखाई देता। लेकिन विभाग ने वो होने नहीं दिया। नीतीश जी ने बिहार में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। उन्होंने बहुत सारा काम किया। 2012 का जो बिहार शताब्दी वर्ष था, एक काम मुझे भी मिला था, मैथिली लोकगीत का दस्तावेज। लेकिन ऐसे सैकड़ों काम उन्होंने करवाए जो माइलस्टोन काम है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। वो हम समझते हैं कि आजादी के बाद आज तक विरासत पर उतना एक वर्ष में काम की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, उतना काम हुआ। लेकिन उसमें जो जो धारणाएं नीतीश कुमार ने व्यक्त की, जो जो अवधारणाएं उनकी थी, सारे विभागों ने मिलकर, उनके पदाधिकारियों ने मिलकर इनके सारे सपनों को धूल में मिला दिया। सबसे बड़ा सपना था बिहार में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संभावना पर ग्लोबल समिट। कोई भी पदाधिकारी संवेदना रहता तो सोचता कि बिहार जैसे गरीब राज्य में यदि सरकार ग्लोबल समिट कर रही है, विश्व के लोग आ रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है, तो हमको उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक कदम बढ़ना तो चाहिए। उसके बाद से सारे 2 विभाग हम मानते हैं रिस्पॉन्सिबल। शिक्षा विभाग ने तो आयोजन किया था इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। संस्कृति विभाग का ये उद्देश्य है, काम है
इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ने आंख मूंद लिया और नीतीश कुमार जी का वो जो अवधारणा उनकी थी वो अवधारणा ही रह गई, कुछ इस पर हुआ नहीं। नहीं, नीतीश जी के समय में कम से कम इस तरह का फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करके ये नहीं हो रहा, बाहर के लोगों को लाकर ऐसा काम तो उन्होंने नहीं किया ना। ये सत्ता परिवर्तन होते के साथ बाहर के तांत्रिकों को बिहार में बसाने की जो परिपाटी शुरू हो गई, ये अनर्थकारी है, ये अनर्थकारी है। ये भी आप मान लीजिए कि बिहार का कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या था, ये सोच भी रही है, सरकार भी जान रही है कि वहां पर में जो इंस्टीट्यूशन बनेगा या सुविधा संपन्न टाइल्स लगा करके मेडिटेशन हॉल बनाएंगे। हमारे यहाँ कोई पूर्वज हमारे टाइल्स लगा के मेडिटेशन नहीं किए। हमारे पूर्वजों ने तो पीपल के पेड़ के नीचे कहा कि तुम बैठो, दम्मा के रोगी हो, ब्लड प्रेशर के रोगी हो, पीपल पेड़ के नीचे बोरा उठा के बैठ जाओ, जमीन में नहीं बैठो, बोरा पर बैठो और ऐसे साधना करो, तुम 1 महीना में ठीक हो जाओगे। और ठीक हो जाओगे फिर तुमको बीमारी नहीं होगा। यहाँ तो पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करने की परंपरा है। यहाँ किसको सिखाएंगे, वो किसको आएंगे शिक्षा देने के लिए? नहीं तो भारतीय परंपरा को नष्ट करने के लिए आए। विदेशियों की परंपरा को थोपने का जो प्रचलन इन लोगों ने किया है, ये निंदनीय है कि नहीं? ये निंदनीय है, ये घोर निंदनीय है। और बिहार के जहां पर मैं विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय उन विरासतों के अतिरिक्त था, वहां यदि किसी आदमी को लगता है कि हम कुछ नहीं, हम सबसे कंगाल हैं ज्ञान में, अध्यात्म में, कोई आए कुछ भी भूसा दे दे, कुछ भी दे दे हमको, ज्ञान के नाम पर ज्ञान का भूसा ही दे दे, हम भूसा खाएंगे। लेकिन अपने यहाँ यदि हमारे पास मालभोग चावल है, ज्ञान का बासमती चावल है, तो हम बासमती चावल को कहीं फेंक देंगे, सड़ जाएगा तो गंगा जी में डुबा देंगे। लेकिन अपने घर का बासमती चावल हम नहीं खाएंगे, बाहर का भूसा ही खाएंगे। और यहाँ के लोगों को साबित कर देंगे कि भूसा में ताकत है, अपने चावल में ताकत नहीं है। यही परंपरा भी चला रहे हैं। तो अब देखिए ये कितना दिन चलेगा। तो हम समझते हैं कि धर्म चक्र है, धर्म चक्र तो अपना काम करता है। आज अवसान है, कल उत्थान होगा। जब ये पराकाष्ठा पर चली जाएगी तो किसी का मानेगा? हो सकता है वो बना के रखेंगे, कोई ऊपर दावा बोल देगा भविष्य में, स्थिति यही होगी। धर्म के रास्ता से जो काम होगा वही अस्थायी होगा, ये मान के आप चलिए। ईमानदारी पूर्वक यदि आपके पास किसी जानकारी का अभाव है, आपको हमेशा मन बना के चलना होगा कि हमको जानकारी हासिल करना चाहिए। हम राजा हैं राज्य के साथ यदि हम न्याय नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी कोई होगा जो हमारे साथ न्याय नहीं करेगा। मतलब जो अभी तक की परिस्थितियां खासकर 14 के बाद से जो दिख रही है भारत में, धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया और अधर्म को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। धर्म को धंधा बना दिया और धर्म से जुड़े लोगों को काटने का भी एक तरीका अपना लिया कि वास्तव में जो साधना से, धर्म से, संस्कार से, ज्ञान से जुड़ा हुआ है वो आप हमारे विभाग तक नहीं आए, वो हमारे चैम्बर तक नहीं आए, वो हमको ज्ञान देने के लिए नहीं आए, उससे हमको कोई कनेक्शन नहीं रखना है, उसकी किसी बात को नहीं मानना है। ये परंपरा इन्होंने ऐसा मजबूत बना लिया कि अभी तो देखें कल तिरंगा यात्रा हुआ, किसी को पूछेगा तिरंगा यात्रा का कितना पालन कर रहे हो तुम अपने सत्ता और शासन में? माथा पच्ची करके महात्मा गांधी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और क्या कहते हैं उस समय के जो के.एम. मुंशी जैसे महापुरुष, सब बी.आर. अम्बेडकर जैसे महापुरुष बैठ करके माथा पच्ची कर करके उसमें बी.आर. अम्बेडकर के कहने से अशोक का धर्म चक्र उसमें डाला गया, नहीं तो चरखा था तिरंगा में डाला गया ना। कोई अम्बेडकर वाले कह रहे हैं कि जब धर्म चक्र इसमें डाला और धर्म चक्र का यदि पालन नहीं हो रहा है तो तुम तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार तुमको किसने दिया? कोई पूछने वाला है? और भीम आर्मी से हम कहते हैं तुम्हारा जो नेता है उससे पूछो, ये बी.आर. अम्बेडकर का अपमान है। चक्र दिया, अशोक का धर्म चक्र उन्होंने ही डाला चरखा हटा करके गांधी जी के सामने मीटिंग में। तो गांधी जी के चरखा को हटाकर धर्म चक्र डालने वाला जो बी.आर. अम्बेडकर थे उसका सम्मान आज आप कितना कर रहे हैं? आज तो जरूरी ये था राकेश बाबू कि यदि सरकार में जागरूकता होती, चेतना होती, देश धर्म राष्ट्र प्रेम की भावना होती तो सारे स्कूल कॉलेजों के लिए एक फोल्डर बनाते, उसका इतिहास लिखते, उसका महत्व लिखते कि हम तिरंगा क्यों, तिरंगा का सम्मान करें।
तिरंगा का सम्मान हम क्यों करें? कितने बड़े बड़े लोगों का दिमाग लगा के तिरंगा बनाया गया, क्यों इसमें मजदूर, किसान और अहिंसा की बात कही गई? ये हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे जानते तो अपना चरित्र निर्माण करने के लिए उन्मुख होते। नौजवान जानता तो राष्ट्रीय कर्तव्य बोध के प्रति उदार होता। आप क्या कर रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाल करके? किसको क्या दे रहे हैं? तो आज तो कुछ कहना ही नहीं है। आज जो हो रहा है वो हो रहा है मनमाना सब चीज हो रहा है, कोई सिस्टम से नहीं हो रहा है, और ये बहुत दुखद स्थिति है। प्रोपेगेंडा केवल किया जा रहा है, काम कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा। काम कम है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है। और ऐसा जो निर्णय हो रहा है जग्गी वासुदेव वाला, ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो कितना खुश होगा कि देखो बिहारी, तुम जिसको विश्व गुरु का धरती मानते हो ना, सारे विश्व गुरु आज मेरे पैर तले आ गए। वो तो कहेगा हम चाहेंगे तो किसी का नाम लेंगे, नहीं तो तुम नाम लेते लेते मर जाओगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा जग्गी वासुदेव का। आज भी आपने करके दिखा दिया। हम लोग जीवन को नष्ट कर दिए उस अनुशासन में, गुरु के अनुशासन में, उस यम नियम समयम नियम में अपना जीवन लगा दिए। हम लोगों का कोई कीमत नहीं, आपके लिए धूल के बराबर नहीं है। तो ये कितना दिन चलेगा, क्या होगा इसका, ये कहना मुश्किल है। तो क्या इन लोगों को ये नहीं समझ में आती कल को सत्ता बदलेगी, अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो नीतियां भी बदलेगी। अच्छे लोग आएंगे, नीतियां बदलेंगी, तो आज की जो ऐसी जो नीतियां बनी है वो सभी नीतियां खारिज भी हो सकती हैं, ये भी मान के चल। बिल्कुल। आधी बनी हुई कंस्ट्रक्शन को लोग करार देगा, कहेगा कि अब नहीं चलेगा यहाँ कंस्ट्रक्शन, हमारा अपना विरासत चलेगा, हम तुम्हारे विरासत को क्यों रहने देंगे, जाओ अपना काम करो दूसरे जगह। ये समय आ सकता है, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। उसमें कोई समस्या नहीं है। जो समझदार आएगा, जिसको अपने बिहार के प्रति स्वाभिमान होगा, अपनी ज्ञान संपदा का स्वाभिमान होगा, अपने बिहारी गौरव के प्रति जिसको स्वाभिमान होगा, वो कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अपनी विरासत को आज एक बात और क्या, आज जग्गी वासुदेव को दे रहे हैं जो जिसके शान शौकत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए कि विश्व को जो प्रथम ज्ञान परंपरा दी, उनका कॉस्ट्यूम उस समय कौपीन था, 4 अंगुल चौड़ा, 7 हाथ लंबा, यही उनका ड्रेस था, जिसने दुनिया को पहली ज्ञान पद्धति दी, जिसने दुनिया को पहली शिक्षा पद्धति दी। कौटिल्य वो एक झोपड़ी बना के रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। आप उस धरती के राजा हैं जहां आज हाईटेक अपना चार्टर प्लेन जिससे चलने वाले बड़े बड़े महात्मा को आप बना रहे हैं ना, वहां आप ये भूल गए हैं कि हम किस धरती के लाल हैं। यहाँ कैसे कैसे गुरु हुए जिनके पास ना टाइल्स वाला मकान था, ना वो सुख सुविधा थी, झोपड़ी में रह करके उन्होंने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। आज वहां पर में उनके प्रकाश को ढक करके आप पेट्रोमैक्स ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, उनका ट्यूबलाइट नहीं चलेगा। ये तो ज्ञान की कद्र वही करता है जो खुद ज्ञानी होगा। देखिए ये इसलिए भी इसमें बात है, बिहार के लिए ये भी लागू नहीं होता है। बिहार में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जो अंगूठा छाप सभी तरह के ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की बात जानते थे श्रुति ज्ञान से। बिहार में तो ज्ञान की परंपरा रही, हर आदमी ज्ञान का चर्चा करता था, इसीलिए यहाँ संस्थानिक शिक्षा का महत्व तो कम रहा। अब पहले भी था, जैसे जातिवाद तो न मिथिला में रहा कभी, न भोजपुर में रहा, तो न मगध में रहा। मगध तो ज्ञान परंपरा की धरती। तो बिहार सारे विश्व से एक अलग किस्म का क्षेत्र रहा है। यहाँ किसी भी जात, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग में कोई भी पूजनीय बनता था तो सबका पूजनीय बनता था। ज्ञान संपदा किसी की विरासत नहीं थी, वो सब लेते थे सबसे। आज उपेक्षा हो रही है इस रूप में सरकार स्तर पर में, ज्ञान की भी, संस्कार की भी, संस्कृति की भी, विरासत की भी, और उपेक्षा हो रही है। उसकी तकलीफ कम है, तकलीफ इस बात की अधिक है कि जितनी बर्बादी के तरफ उसको ले जा रहे हैं, उतना ही इसका प्रचार कर रहे हैं कि हम ही इसके कर्णधार हैं, हम ही इसका आज तक संरक्षण के लिए ये काम करना शुरू किए हैं। कोई किया ही नहीं इससे पहले, ये काम तो हम ही कर रहे हैं, इसलिए कि हम संस्कार के ज्यादा करीब हैं, हम संस्कृति के ज्यादा, सभ्यता के ज्यादा करीब हैं। लेकिन मूल बात में जब जाइएगा तो अभी मैंने जितना कहा इस पर तो ये कोई
हम अपने स्वार्थ में चूंकि नहीं कहे हैं, इसीलिए विश्वास है कि मैंने जो कहा वो सत्य कहा है। गुरु परंपरा में मैं रहा हूं, बिहार की गुरु परंपरा में रहा हूं। आज बिहार की गुरु परंपरा से बाहर का मैं होता, मैं कतई ये बात नहीं बोलता। मैं एक बात पर मैं यहाँ अपने 65 वर्ष के जीवन को खत्म कर लिया। गुरु हमारे कहते थे सहज कठिन जग माही। हमारा बिहार में सहजता रही है, विद्वता में, साधना में, सिद्धि में सहजता का ये अजूबा धरती रहा है बिहार। यहाँ जो साक्षात ब्रह्म साक्षात करने वाले थे वो भी जनता जनार्दन के बीच में एक साधारण मानव बन के जाते थे। भगवान बुद्ध, महावीर भी इसके उदाहरण है। हम तो उस धरती के हैं। लेकिन आज आप समझते हैं कि नहीं, जो हाईटेक होगा वही गुरु होगा। तो ठीक है, हाईटेक को गुरु बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जैसा जो साधक है वो तो हीरा का महल भी ठोक लेगा तारापुर में, तो कभी झांकने नहीं जाएगा। वो समझ रहा है कि वहां अध्यात्म नहीं होगा। अध्यात्म का चीज वही दे सकता है जो सहज होगा, सबके बीच में होगा, सबको वात्सल्य भाव से देख करके, आत्मीयता के भाव से दो अच्छे शब्द कहेगा, दो अच्छी बातें करेगा, वही आध्यात्मिक चेतना जगाएगा। ईसा फाउंडेशन नहीं जगाएगा। इसमें कहीं ना कहीं किसी न तरह से एक साजिश की बू तो नहीं आ रही है? साजिश भी हो सकती है, स्वार्थ भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। तीसरा कोई इसका मतलब नहीं है। कोई बताए ना इसका मतलब क्या है, कोई आयोजन करके बताए। क्या बिहार में फाउंडेशन की कमी है कि बाहर के फाउंडेशनों को बुलाया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल। क्या इसके लिए उसने कभी टेंडर जारी किया? हाँ, कोई नहीं। अब बिना टेंडर का आप 1 रुपए में जमीन दे रहे हो। एक सेमिनार भी आप करते ना, एक सेमिनार भी करते कि बिहारियों तुम कितना अज्ञान हो, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए हमसे ज्ञान लो, मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। 1 रुपया किराया पर हमको 100 बीघा जमीन दे दो। इसका एक सेमिनार होना चाहिए ना, एक मीटिंग होनी चाहिए ना। यहाँ के विद्वान, साधक, ज्ञानी, गुणी के नजर में वो बात आनी चाहिए थी ना। आपने तो एक तरफ से पूरे बिहार के ज्ञानी गुणियों को आपने साबित कर दिया कि बिहार में कोई न ज्ञानी है, न गुणी है, न साधक है, न आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है कोई। सब यहाँ पर में खत्म है, मुर्दा है। तो बाहर का जो आएगा वही गुरु बनेगा। क्या नेताओं को ये नहीं लगता कि जमीन उनके बाप की नहीं है? बिल्कुल, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो सरकार की पब्लिक प्रॉपर्टी है। और आप इसको बिना पूछे हुए जनता से आप बांट रहे हो। बांट रहे हैं इसलिए कि पावर में हुआ है ना। ये तो पावर में रहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जनता की अवहेलना करें, उनके वोट की अवहेलना करें। आप जनता की बात करते हैं, जो राजा जनक की अवहेलना कर सकते हैं, याज्ञवल्क्य की अवहेलना कर सकते हैं, विश्वामित्र की अवहेलना कर सकते हैं, पतंजलि की अवहेलना कर सकते हैं, गौतम की अवहेलना कर सकते हैं, बुद्ध की अवहेलना कर सकते हैं, महावीर की अवहेलना कर सकते हैं। हमारी आपकी क्या मानेंगे? आचार्य चाणक्य की अवहेलना कर सकते हैं, आचार्य चाणक्य की अवहेलना कर सकते हैं। उसी के धरती पर राज करते हुए जब उनको धक्का मार सकते हैं तो दुनिया में कौन उनके लिए है? वही राजा है, वही सर्वज्ञ है। नहीं तो ये कहा गया है संस्कृत में अति सर्वत्र वर्जते। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो अति पर में अब जा रहा है। अब देखिए अति क्या होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जब किसी समय में 440 सीट लाने वाली कांग्रेस आज बैकफुट पे है, तो यही स्थिति, तो कांग्रेस को तो 60 साल लगा, हमें लगता है कि आने वाले 6 सालों में इनकी दुर्गति इससे भी बदतर होने वाली है। अब अभी जो मैं कह रहा हूं ये बात यदि हमारे राज्य के जागरूक जनता के पास चला जाए तो 100 बार लोग सोचेगा ऐसा राजा बनाने के लिए। 100 बार सोचेगा, 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार सोचेगा। स्थिति आने वाली है ऐसी। तो अभी इसमें यही है कि इस पर मैं फिर से विचार करें। आज मैं फेसबुक पर भी मैंने पोस्ट किया है ये सब चीज कि जहां इतने बड़े गुरु की विश्व परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की परंपरा रही है। मैंने खुद याज्ञवल्क्य स्थान से कुछ दिन पहले आया, मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया ईमेल के माध्यम से, संस्कृति मंत्री तक पहुंचाया, सबको जो भी भाजपा से जुड़े जो हमारे नेता 2-4 को जान पहचान के हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं, उन तक भी मैंने पहुंचाया कि मैंने कैसे 65 वर्ष की जिंदगी को जलाते जलाते ये सब बिहार के गौरव को आज की तारीख में जो विश्व स्तर पर विश्व समुदाय के लिए प्रासंगिक है उस पर मैं काम कर रहा हूं। हमको नहीं दो भाई, किसी के माध्यम से, किसी के तरह से इस विरासत को खड़ा करो। मैंने कई आदमी को ये कान में दिया ये चीज, लेकिन परंपरा मैंने आपको कहा कि अपने यहाँ का कोई ज्ञानी गुणी है तो साला मर जाए तो मर जाए, उसके तरफ देखो नहीं।
मरने के बाद भले ही शोक संवेदना व्यक्त कर दो, प्रोटोकॉल है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीते जी उसका कोई भी ज्ञान हमारे सरकार के सत्ता शासन तक आना नहीं चाहिए। ये परंपरा है। अब देखिए इसमें क्या होता है। जी बहुत बहुत आभार आपका। आपने एक ज्वलंत मुद्दे को जनता के सामने रखा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये साक्षात्कार पसंद आया होगा और अपनी समस्याएं हमें लिखें, बताएं, विचार जरूर व्यक्त करें। मैं कितना उचित कह रहा हूं, कितना अनुचित कह रहा हूं, यह भी आपके भावना में होनी चाहिए। बिल्कुल कमेंट करें और इसे सरकार तक पहुंचाएं कि इस तरह का अनैतिक कार्यों में कम से कम सरकार लिप्त ना रहे। ये सत्ता परमानेंट नहीं होता। जब आदमी का शरीर अपना परमानेंट नहीं रहता तो सत्ता क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी गलतियां ना करें कि भविष्य कभी भी माफ ना करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।